हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम कुमकुम तिवारी है और मैं बीएड सेकेंड सेम की स्टूडेंट हूँ। तो मुझे कॉलेज से असाइनमेंट मिले हैं कि आपको असाइनमेंट तैयार करनी है। 5 क्वेश्चन अपने मन से बनाने हैं हर एक विषय के। तो सब्जेक्ट का नाम है लर्निंग एंड टीचिंग। इसमें मैंने 5 क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग तो नहीं बनाया, ना ही मैंने सिलेबस देखा है। बस अपने पुराने ओल्ड पेपर को डाउनलोड करके अपनी यूनिवर्सिटी से और उन्हीं क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है। पहला क्वेश्चन इस तरीके से है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए तथा बुद्धि की परिभाषा एवं बुद्धि सिद्धांत के नाम लिखिए। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो मैंने इस तरीके से लिखा है, देख सकते हो, जैसे पियाजे के सिद्धांत के प्रमुख तत्व। फिर लिखा है मैंने इसकी अवस्थाएं की कितनी प्रकार की अवस्थाएं हैं। तो 4 अवस्थाएं लिखी है। फर्स्ट सेम में भी हमने चार ही अवस्था पढ़ी है आई थिंक। फिर इसके बाद मैंने लिखा शैक्षणिक महत्व। फिर लिखा है पियाजे के सिद्धांत की सीमाएं और उसके बाद लास्ट में लिखा है निष्कर्ष। ये देख सकते हो आप। फिर उसके बाद मैंने लिखी हूँ बुद्धि की परिभाषा। फिर प्रमुख विद्यमानों की परिभाषा की, उन्होंने बुद्धि के बारे में कौन कौन सी चीज़ें बताई। फिर प्रमुख सिद्धांत लिखे उनके। फिर उसके बाद मैंने गार्डनर के अनुसार बुद्धि के प्रमुख प्रकार बताए, उनके सिद्धांत बताए। ऐसे करके ये मेरा क्वेश्चन का आंसर गया है 8 पेज का। क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन बनाया है ना, ये 8 पेज का इसलिए गया क्योंकि इसमें मैंने 2 क्वेश्चन ऐड कर दिए थे। पहला क्वेश्चन तो ये है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए तथा बुद्धि की परिभाषा एवं बुद्धि सिद्धांतों के नाम लिखिए। ये पहला क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद मैंने दूसरा एक शॉर्ट क्वेश्चन था, तो इसी को मैंने सोचा कि यार 5 में आ जाएगा, थोड़ा सा मैं रीड भी कर लूँगी, है ना। तो एग्ज़ाम टाइम पे मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक क्वेश्चन मेरा एक्स्ट्रा तैयार हो जाएगा। तो इसलिए मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी में जोड़ दिया कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ऐसे करके मेरा ये क्वेश्चन है ना, ये 5 पेज 6 पेज के बदले मेरा चला गया है 8 पेज में। असाइनमेंट पे 5-6 पेज भरना मतलब सफिशिएंट है। ये आप लोग देख सकते हो। फिर इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका समझाइए। वर्तमान समय में शिक्षक की पारस्परिक भूमिका में आए परिवर्तनों तथा एक आदर्श शिक्षक की विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो मैंने फिर शिक्षक की प्रमुख भूमिकाएं बताई हूँ, इनको भी मैंने पॉइंटों में बताया है। ऐसे करके मैंने 8 पॉइंट में इसको बताया है। फिर इसी के निष्कर्ष को लिखा है। फिर लिखा वर्तमान समय में शिक्षक की पारस्परिक भूमिका में आए परिवर्तन, उनके परिवर्तन के बारे में लिखा कि क्या क्या परिवर्तन आए हैं। तो उनको मैंने फिर इस तरीके से लिखा है, इनकी विशेषताओं को बताया है और लास्ट में फिर से एक निष्कर्ष लिखा है। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि अनुसार पुरस्कार एवं दंड का अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो मैंने इसके बारे में बताया है, आप लोग देख सकते हो। पुरस्कार के बारे में बताया मैंने, अधिगम पर पुरस्कार का प्रभाव लिखा है। फिर पुरस्कार के लाभ क्या क्या है, सीमा क्या है ना। और दंड का अर्थ बताया है कि दंड का क्या अर्थ है। सकारात्मक प्रभाव बताए, इसके नकारात्मक प्रभाव भी बताए, उदाहरण दे के समझाया है। जैसे कि देख सकते, एक कोई छात्र बार बार शोर
कहता है और शिक्षक उसे शांत रहने की चेतावनी देता है तो वह अपना व्यवहार सुधार सकता है। लेकिन यदि उसे बार बार कठोर दंड दिया जाए तो वह डर के कारण प्रश्न पूछना या कक्षा में भाग लेना भी छोड़ सकता है। तो हमें बताए हैं कि भाई दंड के सकारात्मक प्रभाव क्या है, नकारात्मक प्रभाव क्या है। फिर लास्ट में निष्कर्ष निकाला मैंने। चौथा क्वेश्चन ये है कि निर्माणवादी अधिगम दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। निर्माणवादी दृष्टिकोण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। फिर मैंने वही लिखी इनकी विशेषता को बताया है कि भाई विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा रहना चाहिए। दूसरा मैंने बताया है सक्रिय अधिगम, पूर्व ज्ञान का महत्व, अनुभव आधारित अधिगम। अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक है, कि हम किसी चीज़ को कैसे सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं अधिगम। फिर समस्या समाधान प्रबल, सहयोगात्मक अधिगम, निर्माणवादी दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका। फिर इसके मैंने ऐसे करके 4 पॉइंट ये हो गए और पीछे 1 पॉइंट, ऐसे करके 10 पॉइंट बताए मैंने। फिर उदाहरण, हर चीज़ का उदाहरण दिया है मैंने। जैसे कि आप लोग, जैसे प्रेरक की भूमिका, तो अच्छे, इसका उदाहरण लिखा है अच्छे प्रयासों की प्रशंसा करना, सीखने का वातावरण तैयार करना, तो इसमें मैंने उदाहरण में लिखा है समूह चर्चा, प्रयोगशाला और गतिविधि आधारित कक्षा। आप लोग देख सकते हो, प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। ऐसे कुछ उदाहरण दे दे के हम बच्चों के मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न कर सकते हैं। गतिविधियों का आयोजन करके भी हम उन्हें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। व्यक्तिगत मार्गदर्शन, सतत मूल्यांकन करना उनका, तकनीक का उपयोग करना, क्योंकि भाई आज का जो दौर है ना वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, मतलब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, तो हमें उसका यूज़ करते आना चाहिए। हम उसका यूज़ करें, ना ही वो हमारा यूज़ करें, ऐसे हमारे मन में, मतलब हमें पता रहना चाहिए कि भाई हम इसका उपयोग कर रहे हैं और ऐसे ऐसे हम इसके उपयोग कर सकते हैं। ऐसे करके मैंने इसके बारे में निष्कर्ष लिखा। फिर हमारा 5वां क्वेश्चन आ जाता है बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक एवं सांस्कृतिक भिन्नताओं का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक समावेशी कक्षा में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को कैसे संबोधित किया जा सकता है। फिर लिखा मैंने प्रस्तावना, है ना, और व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ बताया। फिर इनको फिर से मैंने क्या किया, पॉइंट में लिया और पॉइंट में लिखने के बाद थोड़ा थोड़ा सा उसके बारे में लिख दिया है ये। फिर इनके लाभ, भूमिका, शिक्षक की भूमिका क्या रहती है भाई, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की शिक्षक की भूमिका क्या है, तो इसके बारे में लिखा मैंने कुछ पॉइंट और लास्ट में निष्कर्ष निकाले। और इस तरह से मैंने अपने 5 क्वेश्चन कंप्लीट करे, आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, और अच्छी नहीं भी लगती है तो मुझे कमेंट करना और बताना कि मैं क्या संशोधित करूं, क्या सुधार करूं, लेकिन कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।